शरीर की मूवमेंट्स का स्लो होना यानी कि ब्रेडिकाइनेजिया होना, शरीर में स्टिफनेस होना यानी कि रिजिडिटी होना, शरीर में कंपन होना यानी कि ट्रेमर्स होना, ये लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो ये पार्किंसन के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आज बात करूंगा पार्किंसन यानी कि कंपवात के ऊपर। एक ऐसी बीमारी जो अगर किसी को हो जाए तो वो अपनी रोजमर्रा के काम करने से भी लगातार लाचार हो जाता है। एक ऐसी बीमारी अगर ये हो जाए तो जिंदगी एक बोझ सी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर इस बीमारी का वर्णन ऋषियों ने बहुत ही समय पहले कर दिया था और इसकी चिकित्सा बहुत समय पहले ही बता दी थी। तो अगर हम इस चिकित्सा को करते हैं तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि ये पार्किंसन क्यों होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और इसकी चिकित्सा किस तरह से की जा सकती है, और अगर हमारे अपने किसी को या हमें अगर ये बीमारी है तो इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज हेल्थ अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। दोस्तों, पार्किंसन भी अल्जाइमर की तरह एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। ये कैसे होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है ट्रेमर्स का, यानी कि कंपन होना। तो आपने अक्सर देखा होगा ऐसे लोगों को जिनके हाथ में कंपन होता है इस तरह से। तो पार्किंसन के अंदर हाथ में मुख्य रूप से कंपन होता है। जब भी हम रेस्ट की स्टेज में होते हैं या कुछ कर नहीं रहे होते हैं या इमोशनल स्ट्रेस होता है तो ये कंपन जो होता है वो बढ़ जाता है। जब कोई हम काम कर रहे हो या बिजी हो तो ये कंपन अपेक्षाकृत कम होता है। दूसरा मुख्य लक्षण है रिजिडिटी यानी कि शरीर में स्टिफनेस या जकड़न होना। ये लिम्स में या नेक में या ट्रंक में या मैं यूँ कहूँ पूरी बॉडी में जो है वो पाई जा सकती है। एक कॉक व्हील रिजिडिटी नॉर्मली यूँ हो जाता है, लेकिन इसमें यूँ 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 कॉक व्हील रिजिडिटी जो होती है वो अक्सर देखने को मिलती है। तीसरा मुख्य लक्षण है कि शरीर की क्रियाओं में स्लो होना, यानी कि शरीर की क्रियाओं का स्लो होना, उनमें गतिशीलता की कमी होना। जो नॉर्मल हम एक्टिविटी करते हैं उनका बहुत ही स्लो डाउन हो जाना। तो मेडिकल भाषा में इसे ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं। मैं यूँ कहूँ तो शरीर की वॉलेंट्री मूवमेंट्स में जो होता है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स की पावर होती है उनका लॉस हो जाता है या उनमें इम्पेयरमेंट हो जाती है। मोटर एक्ट्स जैसे कि कपड़े पहनना, खाना खाना, चलना, ये सब क्रियाओं में जो होता है वो बंदा स्लो हो जाता है, मरीज जो होता है वो स्लो हो जाता है ना। उंगलियों की मूवमेंट जो होती है वो होती है, एक उंगली की या सारी उंगलियों की मूवमेंट जो होती है वो देखने को मिलती है। प्रोनेशन और सुपिनेशन इस तरह से हम इजीली कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा मरीज इस तरह से इजीली नहीं कर पाता है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक मुखौटा सा पहना हुआ है। तो मास्क लाइक अपीयरेंस हो जाती है ना, बंदा मोनोटोनस हो जाता है। स्पीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। काफ़ी वॉइस जो होती है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लर्ड हो जाती है। मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा स्लाइवा बनना शुरू हो जाता है। इवन स्लाइवा निकलना जो होता है, ड्रिबलिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। शरीर के पोस्चर की बात करें तो फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है। पेशेंट जो है वो फॉरवर्ड आगे की ओर बेंड हो जाता है। आर्म्स की जो होती है वो मूवमेंट्स काफ़ी कम हो जाती हैं। बैलेंस नहीं कर पाता है, बैलेंस इम्पेयर्ड हो जाता है ना। मरीज जल्दी चलने की कोशिश करता है या छोटे छोटे स्टेप रखता है इस डर से कि कहीं वो गिर ना जाए, या कई बार जो है वो मरीज चलता चलता गिर जाता है। और इस तरह के रोगी में जो होती है वो फैसिनेटिंग गेट जो होता है वो पाया जाता है। शरीर में कॉन्स्टिपेशन और हार्टबर्न अक्सर देखने को मिलता है। तो ये थे प्रमुख लक्षण जिनकी हमने बात करी। ये होता क्यों है?
अब इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे हम इसकी चिकित्सा की, इसके ट्रीटमेंट की। होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक नाइग्रोस्ट्रेशियल पाथवे या ट्रैक होता है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, और ये ब्रेन का एक ऐसा सर्किट है जो कि हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस, ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसी, या इसको हम कहेंगे लगभग लगभग डोपामिन डिपेंडेंट सिस्टम होता है। तो पार्किंसन में इसी ट्रैक की डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। वह डीजनरेटिव न्यूरॉन्स में लुई बॉडीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं, जो कि इस डिसीज़ का हाईली सेंसिटिव मार्कर होता है। नॉर्मली ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन और डोपामिन का एक इक्विलिब्रियम यानी कि एक बैलेंस होता है। जब भी ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी होती है तो एसिटाइल कोलिन जो होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण पार्किंसन जैसे लक्षण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ऐसा मॉडर्न साइंस के अंदर कहा जाता है। पेट की बात करें तो पार्किंसन को कंपवात या बेपथू कहा जाता है। यह वात के इम्बैलेंस होने से होता है। वात के रुक्ष गुण से ब्रेन के अंदर जो हमारा तर्पण कफ होता है उसका शोषण होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो सूखना वहां से शुरू हो जाता है वात के रुक्ष गुण के कारण। वहां की स्निग्धता जो होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है, जिससे कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो वात के चल गुण में वृद्धि हो जाती है और वात के चल गुण के कारण ही शरीर के अंदर कंपन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये थी बात मॉडर्न के अकॉर्डिंगली और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कि क्यों कंपवात शरीर के अंदर या पार्किंसन हो। तो अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अगर चिकित्सा की अगर हम बात करें तो मॉडर्न साइंसेस के अंदर हम लीवोडोपा, कार्बिडोपा या डोपा, यही मुख्य रूप से इसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है और उस इक्विलिब्रियम को यानी कि उस विषम अवस्था को साम्यावस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन होने के कारण इसकी चिकित्सा में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई हुई हैं, जिससे कि अगर हम चिकित्सा करते हैं, अगर आप किसी अच्छे चिकित्सक की देखरेख में ये चिकित्सा कराते हैं तो निस्संदेह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो सबसे पहले जो है इसमें पंचकर्म का बहुत ही प्रमुख रोल है। तो पंचकर्म के अंदर शिरोधारा विभिन्न औषधीय युक्त तेल के साथ में पेशेंट के स्थिति के अनुसार की जाती है। सर्वांग धारा जिसे हम पिड़छिल कहते हैं वो भी पेशेंट के अनुसार तेल का जो होता है, औषधीय तेल का जो है यूज़ करके करी जाती है। फिर हमारे पास जो है सर्वांग अभ्यंग आता है पंचकर्म में, फिर सिरो पिच्चू, फिर हमारे पास जो होता है वो मेडिकेटेड गंडूश करा जाता है, नस्य किया जाता है, षष्टिकशाली पिंड स्वेद जो होता है वो करा जाता है। विभिन्न तरह की मात्रावस्थियाँ और क्वाथवस्थियाँ रोगी की बीमारी के अकॉर्डिंगली, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंगली कुशल चिकित्सक के द्वारा दी जाती है। पंचकर्म के बाद में शमन चिकित्सा यानी कि मेडिसिन जो होती हैं वो 3 तरह के प्रमुख ग्रुप्स की दी जाती हैं, जिसमें कुछ मेध्य रसायन दिए जाते हैं, कुछ बल्य रसायन दिए जाते हैं और कुछ वात शामक रसायन जो होते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये आप अपने चिकित्सक की देख रेख में ले सकते हैं, या आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी बीमारी के हिसाब से हमसे पंचकर्म चिकित्सा या शमन चिकित्सा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पार्किंसन के पेशेंट्स को जो है सुबह सुबह जो होता है मॉर्निंग के टाइम पे बादाम, अंजीर और द्राक्षा है ना, इनको लेना चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। ओमेगा 3 डाइट का जो है वो यूज़ पेशेंट को करना चाहिए, जैसे कि सोयाबीन हुआ, फ्लैक्स सीड्स हुआ या किडनी बीन्स हुए, इनको अपने आहार में जो है
वो ऐसे मरीज को लेना चाहिए। रोगी का जो खाना है उसके अंदर विटामिन B1, जिंक, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब प्रचुर मात्रा में जो होता है होना चाहिए। पेशेंट को जो होता है हाई सैचुरेटेड फूड अवॉइड करना चाहिए, और ऐसा फूड जो जिसे कि चबाने में दिक्कत हो, हार्ड फूड, वो पेशेंट को नहीं लेना है। बहुत सारा पानी जो है दिन भर में कंज्यूम करना है, पानी की मात्रा को बढ़ाना है ना। और थोड़ा सा सनलाइट दिन भर में ज़रूर लेनी है ताकि नेचुरल विटामिन डी जो है वो बॉडी को मिलता रहे। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी बॉडी को मोबाइल रखना है, चलते फिरते रहना है, सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, योगासन करने हैं। षटकर्म में त्राटक क्रिया जो है वो इसके लिए के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेडिकेशन जो है वो इसके अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये थी पार्किंसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको भी पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारी है या आपके किसी अपने को गंभीर बीमारी है और हर जगह इलाज करवा के आप थक चुके हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके इस बीमारी से समाधान पा सकते हैं। हम पूरे विश्व में सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया पंचकर्म जो होता है वो मरीज की दशा और दिशा के अनुसार करते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।